हेलो स्टूडेंट्स। देखें, आज की प्रश्नोत्तरी में एक ही यूनिट के एक ही टॉपिक से सारे प्रश्न लिए गए हैं। यूनिट कौन सा है? यूनिट है हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, और जो टॉपिक है वो जन स्वास्थ्य तथा जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं हैं, भारतवर्ष में जो स्वास्थ्य से संबंधित संस्थाएं हैं, हम उनके विषय में आज चर्चा करेंगे। जो ये टॉपिक है यानी कि जन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य संस्थाएं, ये टॉपिक आपके पीजीटी एग्जाम के लिए भी कवर करेगा, और विशेष करके यदि देखा जाए तो टीजीटी के तो सिलेबस में ही स्वास्थ्य वाले यूनिट में आप देखेंगे तो संस्थाओं के बारे में वहां पे लिखा गया है। तो विशेष करके आपको इस टॉपिक के लिए, टीजीटी के लिए तो श्योरली ही तैयार करना है, और ये टॉपिक आप तैयार करेंगे क्योंकि आगामी परीक्षा को देखते हुए, जो कि टीजीटी का एग्जाम आपको पता है निर्धारित समय पे आपके 7 अगस्त को जो है वो होने वाला है। एडमिट कार्ड आपके पास जो है वो पहुंच चुका है, आपने उसको डाउनलोड कर लिया है, बहुत सारे बच्चों ने प्रिंट भी निकाल लिया है। तो अब जो आपकी तैयारी है, तैयारी के बाद अब आपको जो है ऐसे प्रश्नों को जो है वो सॉल्व करने आना चाहिए। बहुत टफ क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत जो कठिन क्वेश्चन होते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे प्रश्नोत्तरी सब लोग कराते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो बहुत ज्यादा टफ रख देते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड रख देते हैं। तो उनकी प्रैक्टिस ऑलमोस्ट आप लोग कर चुके होंगे। हम लोग जो करेंगे, हम लोग हर तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए आज बहुत आराम से, और जो टीजीटी के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों के बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग करने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, जो टॉपिक है वो बिल्कुल फोकस्ड और टारगेटेड ही है, टीजीटी एग्जाम के लिए विशेष करके है, पीजीटी में भी ये क्या करेगा, वर्क करेगा। तो टॉपिक क्या है हमारा? जन स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संस्थाएं। जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, हम उनकी बात करेंगे। और लोगों का जो स्वास्थ्य है, जन स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? जन स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। जन स्वास्थ्य का मतलब होता है कि एक पूरा जो समुदाय होता है, एक जो पूरा समूह होता है, और उस समुदाय या उस समूह में आज की क्लास में हम लोग पूरे भारतवर्ष को लेंगे। तो हम पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, हम उनके पूरे सभी के जो है वो स्वास्थ्य की बातें करेंगे। हमारी पुस्तकों में हमारे भारत से संबंधित जो है वो तथ्य मिलते हैं, भारत से संबंधित संस्थाएं हमें पढ़नी हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम इन संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, और जन स्वास्थ्य के संदर्भ में हमारे भारतवर्ष में स्वास्थ्य का क्या स्तर है, किस तरीके की संस्थाएं कार्य कर रही हैं, किस रूप में कार्य कर रही हैं, अलग अलग प्रतिरूपों में संस्थाओं को कब कब स्थापित किया गया है, बहुत सारे तथ्य जो है हम वहां से लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, जन स्वास्थ्य का उद्देश्य है। जन स्वास्थ्य का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो। दूसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्रियाएं। तीसरा ऑप्शन है देशी और विदेशी संगठनों से लोगों को अवगत कराना, और चौथा है उपरोक्त सभी। क्विकली आप 2 सेकंड के अंदर जो है वो आंसर इसका टिक कर लें। 2 सेकंड के अंदर जो है तीनों ऑप्शंस मैंने पढ़ लिए, क्वेश्चन भी पढ़ लिया, तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन भी मैंने पढ़ लिया। क्विकली 2 सेकंड के अंदर जो है आप क्या करेंगे, आंसर इसको टिक करेंगे। और जैसे जैसे मैं आपको करेक्ट आंसर बताती जाऊंगी, आप अपने आंसर को इस आंसर के साथ यानी कि करेक्ट आंसर के साथ मैच करते चले, और अपनी तैयारी को खुद जो है वो जांचते चलें कि आपकी तैयारी किस लेवल तक और कितनी अब तक हो चुकी है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि परीक्षा अब आपको दिख रही है, बहुत नजदीक आ गई है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना अपने आप को तैयार कर चुके हैं, ये जांचने का समय आपके पास है। जिन लोगों ने ये टॉपिक नहीं तैयार किया था, बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रश्नोत्तरी के साथ साथ आपका ये टॉपिक तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न है, जन स्वास्थ्य के उद्देश्य से का उद्देश्य है व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो। जन स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखें, जो जन स्वास्थ्य है, यहाँ पे जन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? व्यक्तियों के समूह का स्वास्थ्य, है ना। हम किसी एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सामूहिक रूप से व्यक्तियों के समूहों की बात करेंगे। तो उनका क्या हो, स्वास्थ्य उत्तम हो। जन स्वास्थ्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति है, जो व्यक्तियों का समूह है, समूह की बात हम कब कर रहे हैं, लेकिन जो समूह है वो भी तो व्यक्ति से मिलकर के ही बना है, कई व्यक्तियों से मिलकर के ही बना है। तो व्यक्ति का स्वास्थ्य क्या हो, उत्तम हो। दूसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्रियाएं, यानी कि जब जो व्यक्ति है, व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे साफ सफाई की बात हम लोग करते हैं,
कूड़ा कचरा का जो निस्तारण होता है, यानी कि उसको कहाँ पे ले जा करके रखें, या सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए। दूसरा, पानी कैसा, स्वच्छ जल जो है हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, गांवों की क्या व्यवस्थाएं हैं, नगरों की क्या व्यवस्थाएं हैं, खंड की क्या व्यवस्थाएं। तो अलग अलग जगहों से जो स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी सुरक्षाएं हम व्यक्ति को प्रदान कर रहे हैं, या व्यक्तियों के लिए जितनी भी सुरक्षाएं निर्धारित की गई हैं, उसके संबंध में क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या सुचारू रूप से जो है वो कार्य कर रहे हैं, जो क्रियात्मकता है उन कार्यों में क्या बरकरार है, क्या लोग अल्टीमेटली, यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो स्वास्थ्य संबंधी ये जो सुरक्षात्मक क्रियाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं, व्यक्ति जो है इनका लाभ उठा पा रहे हैं या नहीं, व्यक्ति लाभान्वित हो पा रहे हैं या नहीं, है ना। अल्टीमेटली जो है हम यही सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो व्यक्ति हैं, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी, सुरक्षा से संबंधित जितने भी उपाय हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का अल्टीमेटली जो है हमें रिजल्ट देखना है, उसका परिणाम देखना है, उसका प्रतिफल देखना है कि इतनी सारी योजनाओं, इतने सारे कार्यक्रमों या इतने सारे लाभों से वो क्या लाभान्वित हो पा रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं। दैट मीन्स हर किसी का स्वास्थ्य क्या है, अच्छा है। हर कोई अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से हर तरीके से क्या है, स्वस्थ है। और स्वस्थ की जब हम लोग बात करते हैं तो स्वास्थ्य जो है केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ होना, ये स्वास्थ्य जो है वो नहीं कहलाता है। स्वास्थ्य से तात्पर्य होता है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे, साथ ही साथ जो है वो मानसिक रूप से भी क्या रहे, स्वस्थ रहे, तनाव ग्रसित ना होने पाए। तो ये भी सुनिश्चित जो है वो जन स्वास्थ्य करता है। तीसरा है देशी और विदेशी संगठनों से लोगों को अवगत कराना। जो देशी और विदेशी संगठन हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्वास्थ्य के दिशा में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने कार्यों को कर रहे हैं, जिनमें चाहे हम बाल विकास के संदर्भ में बात करें, चाहे हम बालिका के लिए बात करें, चाहे हम मातृ सुरक्षा की हम लोग बात करें, हम चाहे किसी भी फिल्म, चाहे हम वयस्क लोगों के लिए बात करें, चाहे वृद्धों की स्वास्थ्य की सुरक्षा की हम लोग बात करें, तो अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से, अलग अलग उम्र के हिसाब से बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं भारत के अंदर जो क्या कर रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की देखरेख, उनसे संबंधित जो सूचनाएं हैं उनको पहुंचा रहे हैं। समय पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाओं के अतिरिक्त यदि कोई सेवाएं चाहिए, यानी कि सर्विसेज चाहिए, तो स्वास्थ्य से संबंधित सर्विसेज भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि जो हमारे देश के लोग हैं, देश के लोग क्या हो, स्वस्थ हों। जन स्वास्थ्य जो है वो सभी का बना रहे, कोई भी व्यक्ति अस्वस्थ न रहने पाए किसी भी कारणवश। तो हर वो कारण जिनसे व्यक्ति अस्वस्थ रह सकता है, उनको हटा करके, यानी कि उन बाधाओं को हटा करके लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करना ही जन स्वास्थ्य का क्या होता है, सर्व प्रमुख उद्देश्य होता है। तो इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं उनके अंतर्गत चल रही हैं, यदि हम लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंचाएंगे, लोग अगर इसकी जानकारी नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं उन कार्यक्रमों का हिस्सा वो नहीं बन पाते हैं, जो कि कई जगहों पे देखा जाता है। बहुत सारे कार्यक्रम राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकारों के द्वारा, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं होती हैं जो एनजीओज होते हैं, वो भी कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य कर रहे हैं, लोग इससे अवगत नहीं हैं। लोगों के पास उसके बारे में जानकारी नहीं है कि यदि समय परिस्थिति कोई ऐसी आती है, तो वो इंस्टीट्यूशन है जो इसी पर्टिकुलर कार्य के लिए काम कर रहा है, मैं जा करके वहां से हेल्प ले लूं। लोगों को पता ही नहीं है, नहीं पता है, पता ना होने के कारण, जो ये ज्ञान है इसका अभाव होने के कारण या सूचनाओं का अभाव होने के कारण, वो उन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं जो सेवाएं ऑलरेडी मौजूद हैं उनके लिए। तो इन सब चीजों से लोगों को अवगत कराना जन स्वास्थ्य का क्या है, उद्देश्य है। तो पहला है व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम हो,
जन स्वास्थ्य का पहला उद्देश्य। दूसरा, स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी जो भी क्रियाएँ हैं, उनका निरीक्षण करना, उनको हमेशा क्रियान्वित करना और एक सकारात्मक जो है दिशा निर्देशन देना, ये भी उसका कार्य है। और तीसरा, देशी और विदेशी संगठनों से लोगों को अवगत कराना, ये भी जन स्वास्थ्य का उद्देश्य होता है। तो यदि तीनों उद्देश्य जो है ये हैं, तो उपरोक्त सभी जो है इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकता है। जो जन स्वास्थ्य है इसकी मूल आवश्यकता, ठीक है, मूल आवश्यकता की हम लोग बात करते हैं तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। जो मूल आवश्यकता है वो बेसिक रिक्वायरमेंट जन स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, उसकी क्या आवश्यकता है। पहला ऑप्शन है शुद्ध वायु और शुद्ध जल। दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ और शुद्ध भोजन। तीसरा ऑप्शन है उचित आवास एवं शुद्ध वातावरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर करेंगे। देखें, जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकता की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि बेसिक रिक्वायरमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। किसकी? यहाँ पे हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं कि लोगों को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं। लोगों को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसकी क्या आवश्यकताएं, क्या नीड्स होंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, ये यदि देखना हो तो व्यक्ति स्वस्थ तभी रहेगा जब वो स्वस्थ वायु सॉरी जब वो शुद्ध वायु और शुद्ध जल का प्रयोग करे, ठीक है। शुद्ध वायु का प्रयोग करेगा तो श्वसन में कहीं ना कहीं आसानी होगी, श्वसन तंत्र प्रॉपर होंगे, माहौल जो है वो आसपास का सही होगा। शुद्ध जल का जब प्रयोग करेगा तो जल जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी बीमारियों से कहीं ना कहीं बचा हुआ रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जो पाचन है पाचन भी अच्छा रहेगा। तो ये क्या है, इन आवश्यकताओं में शामिल है। दूसरा, स्वच्छ और शुद्ध भोजन। जो भोजन व्यक्ति ग्रहण कर रहा है, कोशिश ये करना चाहिए कि साफ तरीके से बना हो, साफ तरीके से बना हो और उनमें क्या हो, शुद्धता हो। शुद्धता से तात्पर्य क्या है, जैसे मिलावट होती है, जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं, प्रयास करें कि ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग करें जिसमें मिलावट ना हो। हालांकि ये सुनिश्चित करना आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत ही कठिन कार्य है कि आप किसी वस्तु के अंदर, किसी खाद्य पदार्थ के अंदर ये सुनिश्चित कर पाएं कि इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं है। ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब आप उन खाद्य पदार्थों को, चाहे अनाज हो चाहे मसाले हो, वो खुद आपके अपने खेतों में उगाए जा रहे हो और फिर आप उनका प्रयोग करते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि ये शुद्ध है। लेकिन जिनको भी आप खरीदते हैं, खरीदी हुई वस्तु में आप 100% की श्योरिटी नहीं रख सकते हैं कि ये शुद्ध है, इसमें कहीं से भी मिलावट नहीं है। तो हमें जो है ये सुनिश्चित करना होगा, मूल आवश्यकताओं में ये भी शामिल है कि जो हम लोग खाना खा रहे हैं वो खाना जो है वो शुद्ध होना चाहिए। जो हम लोग खाना बनाने के लिए जो भोजन में खाद्य वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयास ये करें, जहां तक कोशिश रहे कि वो चीजें क्या हो, थोड़ी सी प्योर हो। तो ये भी जो है मूल आवश्यकता में शामिल है। तीसरा है उचित आवास एवं शुद्ध वातावरण। व्यक्ति के स्वास्थ्य का तात्पर्य केवल और केवल शुद्ध हवा, शुद्ध जल और शुद्ध भोजन नहीं होता है। व्यक्ति का आवास भी कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यदि आपका आवास किसी ऐसे स्थान पे हो जहां पे आपके जस्ट घर के पीछे ही ऐसा नाला बहता हो जिसमें पूरे शहर का गंदा पानी बह रहा हो, या आपका आवास ऐसे स्थान पे हो जहां पे आपके निवास स्थान के जस्ट बगल में ही पूरे शहर का कूड़ा कचरा ले आकर के एकत्रित किया जाता हो, तो यदि हम ऐसे स्थान पे रहने की कोशिश करते हैं तो ये जो हमारा आवास होगा, आवास तो हमारा, हम तो कहेंगे कि हमारा घर अंदर से हमने बहुत साफ कर रखा है, लेकिन अंदर से जो आपका घर साफ है, बाहर निकलते हैं तो क्या आपको ये स्वच्छता नजर आएगी? क्या आपको ये स्वच्छता नजर आएगी? क्या आपको ये स्वच्छता नजर आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वातावरणीय परिस्थितियों में जो जल है आपको दूषित मिलेगा, वायु आपको दूषित मिलेगा और कहीं न कहीं खाद्य पदार्थ जो आप बना रहे हैं, ऐसे स्थान पे आप रह रहे हैं, तो रहने के पश्चात यदि नाला है, कूड़ा है, तो वहाँ से जो है छोटे-छोटे कीड़े हैं, कीट हैं, कीटाणु हैं, ये सब तो कहीं न कहीं आपके इस भोजन में भी प्रवेश करेंगे ना।
तो शुद्ध आप केवल जो भोज्य तत्व है, खाद्य पदार्थ है, वो आप खरीद के ला रहे हैं। आप वो शुद्ध ला सकते हैं, उसकी श्योरिटी ले सकते हैं, लेकिन बनने के बाद जो आप ग्रहण करने जा रहे हैं वो शुद्ध है, इसकी श्योरिटी आप नहीं ले सकते अगर आपका आवास ऐसे स्थान पे होता है तो उचित आवास भी होना चाहिए और ऐसी जगह आवास हो जहां पे थोड़ा सा जो वातावरण हो क्या हो, शुद्ध हो, अर्थात बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो। पोल्यूशन से तात्पर्य बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं हो, इंसान थोड़ा सा सुकून से रह सके, परिवार के बीच में परिवार के सदस्य आपस में बोलचाल सकें, किसने क्या किया थोड़ा सा डिस्कस कर सकें, साथ में बैठ करके खाना खा सकें, खाने के बाद स्थान को सुनिश्चित हो जहां पे थोड़ा सा वॉक करने के लिए भी निकल सके। और बिल्कुल ऐसे कंजेस्टेड सी कोई बस्ती होती है, आप ध्यान रखें, कोई बहुत ही कंजेस्टेड सी बस्ती होती है जहाँ पे खाने के बाद आप बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका जो छत है, जो छत की दीवारें हैं, इनके घर से भी जुड़ी हैं, इनके घर से भी जुड़ी हैं, उनके घर से भी जुड़ी हैं। क्या सिचुएशन होती है, आप मानसिक स्थिति बताएं। आपके घर की लड़की छत पे नहीं जा सकती, क्यों? क्योंकि इधर वाला लड़का घूरता है, उधर वाला लड़का घूरता है, उधर वाला लड़का घूरता है। तो ये जो लड़का घूर रहा है ये सामाजिक कारक के अंदर आएगा। ये किसके अंदर आएगा? सामाजिक कारक के अंदर आएगा। लेकिन उस सामाजिक कारक के प्रभाव को आप देखिए, प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी मानसिकता पे पड़ता है। प्रभाव किस पे पड़ता है? हमारी मानसिकता पे पड़ता है, हमारे परिवार के सदस्यों की मानसिकता पे पड़ता है, उस लड़की के ऊपर पड़ता है जिसे हम छत पे जाने से रोकते हैं। तो आवास की व्यवस्थाएं भी स्वास्थ्य के लिए जो है वो बहुत प्रयासरत होना चाहिए कि आवास की व्यवस्था इस तरीके की हो जहाँ का वातावरण भी थोड़ा सा शुद्ध होना चाहिए। तो हमने ऑप्शन क्या लिया? जन स्वास्थ्य की मूल आवश्यकताएं क्या है? शुद्ध वायु है, शुद्ध जल है, स्वच्छ और शुद्ध भोजन है, ये हमारी मूल आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ उचित आवास एवं शुद्ध वातावरण भी जो है क्या है, आवश्यक होता है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का गठन कब किया गया? केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का गठन कब किया गया? सन 1950 में, सन 1952 में, सन 1954 में और सन 1956 में। क्विकली 2 सेकंड के अंदर आप आंसर करेंगे, 2 सेकंड के अंदर सभी आंसर करेंगे। केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का गठन कब किया गया? सन 1950 में, 1952 में, 1954 में और 1956 में। मैं आशा करती हूं कि सभी ने जो है वो रिप्लाई कर लिया। सभी ने, जिन्होंने नहीं भी किया, क्योंकि कई लोग जो है आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते हैं, मुझे लगता है शायद वो अपने दिमाग में विचार करते होंगे, विचार करके करते होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले जो है हम केंद्रीय मंत्रालय की बात करते हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रालय की जब हम लोग बात करते हैं तो केंद्रीय मंत्रालय जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है, स्थापित होता है। चूंकि हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय के अधीन हम केंद्रीय ब्यूरो के गठन की बात करें, तो यहाँ पे हम स्वास्थ्य मंत्रालय की बात कर रहे हैं, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित होता है और ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय होता है। क्या होता है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के अधीन होता है, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के क्या होता है? अधीन होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो होता है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री जो होती है वो किसके अधीन होता है? सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत होता है। और यही जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अंतर्गत जो है केंद्रीय ब्यूरो का क्या किया गया? गठन किया गया। केंद्रीय ब्यूरो का गठन जो है किस पर्पस के लिए किया गया? किस लिए किया गया? देश भर में जन स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों को बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है, उसके क्रियान्वयन के लिए, ठीक है ना।
केंद्रीय ब्यूरो का गठन जो है वो किस लिए किया गया था? ताकि देश भर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो स्वास्थ्य से संबंधित जो नीतियाँ बनानी हैं, नीतियों को बनाने और उनको फर्दर जो है नीतियों को एग्ज़ीक्यूट करने यानी कि उनको क्रियान्वित करने के लिए इन सबके मद्देनज़र जो है केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का क्या किया गया? गठन किया गया, जो कि सन 1956 में किया गया। कब किया गया? सन 1956 में किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का? केंद्रीय मंत्रालय के अधीन केंद्रीय ब्यूरो का गठन कब किया गया? सन 1956 में किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य डैश 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 स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना है। यहाँ पे नगरों में यानी कि कहाँ पे करना है? ठीक है, केंद्रीय शिक्षा स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य कहाँ पर? यहाँ पे जो डैश डैश है, यहाँ पे हम इसको फिल कर सकते हैं। कहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना होता है, यानी कि किस जगह पे स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना होता है? ए नगरों में, बी विद्यालयों में, सी गांवों में और डी उपरोक्त सभी में। 2 सेकंड के अंदर क्विकली आप आंसर करेंगे। मैं प्रश्न तब तक एक बार और पढ़ते जा रही हूँ, आप तब तक आंसर करते चलिए। केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य कहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करना होता है? आंसर आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। नगरों में, विद्यालयों में, गांवों में या उपरोक्त सभी जगहों में। तो देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य, जो केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो का कार्य होता है, इसका जो प्रचार होता है, इसका प्रचार सबसे पहले विद्यालयों में किया जाता है। विद्यालयों में इसके प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्रालय के तत्वाधान में क्या किया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य ब्यूरो की स्थापना की गई है, जिससे जन स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं, उन सबको जो है प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालयों के जरिए विद्यालयों में जो है इस शिक्षा को क्या किया जाए? पहुंचाया जाए, इनसे लोगों को अवगत कराया जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विद्यालयों में। अगले प्रश्न पे आते हैं। राजकीय अस्पताल होते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, है ना? राजकीय अस्पताल से तात्पर्य क्या है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, कहाँ होते हैं? प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगरों में, उपरोक्त दोनों जगहों में और इनमें से कोई नहीं। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल आंसर भी आपके पास है, तुरंत आपको देना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य से सभी अवगत होंगे। जो गांव वाले होंगे उनको पता है कि उनके गांव में क्या होता है, जो लोग शहर में रहते होंगे शहर वालों को भी पता होगा कि उनके शहर में क्या होता है। तो राजकीय अस्पताल होते हैं, बताएं आप कहाँ पे होते हैं? गाँव में होते हैं या नगरों में होते हैं या दोनों जगहों पे होते हैं या कहीं पे भी नहीं होते हैं? देखें, जो राजकीय अस्पताल होते हैं, जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हम लोग बात करते हैं, तो प्रत्येक नगर में जो है एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जरूर होता है। हर एक नगर में एक सरकारी अस्पताल जो है वो बना हुआ है। सरकारी अस्पताल में अन्य विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो वहाँ पे रखे जाते हैं। हॉस्पिटल छोटा है, बड़ा है, ये डिपेंड करता है कि नगर किस प्रकार का है। जिस प्रकार के नगर होती है, नगर के अनुसार जो वहाँ की जनसंख्या होती है, उसके अनुसार अस्पताल जो है बनाए गए हैं। राजकीय अस्पताल इनफैक्ट बनाए गए हैं और वहाँ पे उसी तरीके के जो है डिपार्टमेंट्स निर्धारित है। भाई आँख का अलग है, कान का अलग है, गले का अलग है, प्रसूति केंद्र अलग है, बच्चा विभाग अलग है। तो अलग-अलग जगहों पे जो है, कहीं पे टीबी सेंटर अलग बनाए गए हैं, यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित जो पेशेंट होते हैं उनको अलग रखने के लिए बनाए गए हैं। आजकल कोविड सेंटर भी बनने लगे हैं राजकीय अस्पतालों में। बहुत सारे राजकीय अस्पतालों के चूंकि इतनी जगह तो कोविड सेंटर के लिए हर अस्पताल में नहीं थी, लेकिन उन्हीं के तत्वाधान में आसपास के कई जगहों पे कोविड सेंटर भी बनाए गए हैं। तो हर एक नगर में, प्रत्येक नगर में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। हर एक नगर में राजकीय अस्पताल होता है। राजकीय अस्पताल कहाँ होता है? प्रत्येक नगरों में होता है। जबकि यहाँ पे प्रत्येक गांव की बात की जा रही है। प्रत्येक गांव में ये अस्पताल नहीं बन सकते, क्योंकि हर गांव की जनसंख्या क्या होती है? अलग-अलग होती है। ठीक है, हर गांव की जनसंख्या अलग-अलग होती है, तो हम बड़ा छोटा कैसा भी जो है हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं बना सकते हैं। वहाँ पे जो दूसरे रिसोर्सेज हैं वो हम लोग वहाँ पे देते हैं। दूसरे कार्यक्रम, दूसरी योजनाएं चलती हैं जिनके थ्रू हम
वहाँ के जो पेशेंट्स हैं या वहाँ से जो लाभ लेने वाले जो लोग हैं, वो शहरों में आकर के इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल से क्या करते हैं, लाभ लेते हैं। आजकल तो वैसे भी इतनी अवेयरनेस हो गई है कि गाँव-गाँव में भी स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी सुविधाएँ जो है वो मुहैया कराई जा रही हैं। लोगों के पास वो सुविधाएँ हैं। आजकल तो जो है एम्बुलेंस आप देखें, जो राजकीय अस्पतालों के एम्बुलेंस हैं, जो गर्भवती महिला होती है, जब वो डिलीवरी उसकी होने वाली होती है, तो एम्बुलेंस घर जाकर के आराम से उसको राजकीय अस्पताल में ले आती है। वहाँ पे जो है डिलीवरी उसकी होती है। देन उसके बाद फिर डिस्चार्ज होने के बाद आराम से हॉस्पिटल से जो है उसको छोड़ने भी जाती है। तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे लोग अवेयर हैं और जहाँ पे कार्यक्रम की क्रियात्मकता अच्छी चल रही है, वहाँ पे ये सारे काम चल रहे हैं। उसी में बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ लोगों को जानकारी ही नहीं है, लोग इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो राजकीय अस्पताल होते हैं, प्रत्येक नगरों में होते हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। नगर पालिका का कार्य है, जो नगर पालिका होता है उसका कार्य क्या होता है? कूड़ा-करकट का निस्तारण करना, दूसरा सफाई से संक्रामक रोगों की रोकथाम करना, तीसरा मेलों में प्रतिरोधक टीके लगवाना और चौथा है उपरोक्त सभी। 2 सेकंड के अंदर आप थोड़ा-सा समय देंगे, ऑप्शन आप टिक करें। नगर पालिका का कार्य है कूड़ा-करकट का निस्तारण करना। नगर पालिका जो है, नगर पालिका की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले इनफैक्ट आजकल यदि देखा जाए, तो नगर पालिका का प्राथमिक कार्य जो है वो यही हो गया है कि वो नगर का जो कूड़ा-करकट है, वो किस प्रकार से एकत्रित कर रही है, घर-घर जाकर के किस तरीके से एकत्रित करे और जो एकत्रित कचरा है, वो कचरा किस जगह पे ले जाके निस्तारित करे। यानी कि कहाँ पे ले जाकर के एकत्रित करे जिससे लोगों को जो है लोगों के स्वास्थ्य पर उस कूड़े से विपरीत प्रभाव ना पड़े, लोगों का स्वास्थ्य ना बिगड़े और कूड़े-करकट से, उसकी बदबू से या उसकी सड़न से किसी भी तरीके से लोगों का स्वास्थ्य क्या हो, प्रभावित ना हो। तो ये क्या है, उसका कार्य होता है। दूसरा सफाई से संक्रामक रोगों की रोकथाम, नगर पालिका का ये भी कार्य होता है कि जो नगर में लोग रहते हैं, घर-घर में जाकर के आपने देखा होगा कई बीमारियाँ ऐसी आती हैं जैसे गर्मी में, अभी अगर आप देखेंगे तो जो है दवाइयाँ जो है वो छिड़की जाती हैं, सड़कों पे छिड़की जाती हैं। अभी कोविड के समय में अगर आप देखें तो बीते 1 सालों के भीतर अच्छे-अच्छे शहरों में क्या होता है, छिड़काव किया जाता है, दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, ठीक है? दवाइयों का छिड़काव किया जाता है जिससे वायु के अंदर जितने भी कीटाणु घूम रहे हैं वो क्या हो, नष्ट हो जाए। ठीक उसी तरीके से ज़मीन पे जो है वो चूना वगैरह डाला जाता है, तो ये भी उनका कार्य होता है कि जो ज़मीन पे चूना वगैरह डाल रहे हैं, तो जो भूमि के अंदर जो कीटाणु हैं वो थोड़े बहुत नष्ट हो जाएँ। ठीक उसी तरीके से जो जल विभाग है, जो पानी जो है लोगों को सप्लाई किया जाता है, पानी जो है वो लोगों को सप्लाई किया जाता है, तो उनको भी सुनिश्चित करता है कि जो जल है वो क्या हो, सुरक्षित जो है वो लोगों के पास पहुँचे, साफ पहुँचे। तो उनमें जो है वो क्लोरीन का प्रयोग जो है करके जल की के शुद्धिकरण को जो है वो सुनिश्चित किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, सफाई से संक्रामक रोगों की रोकथाम करने के लिए और ये नगर पालिका जो है वो करती है। जहाँ तक मैंने जल की आपसे बात की तो जल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जल वैसे तो जलदाय विभाग अलग से विभाग ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि नगर पालिका के साथ मिल कर के कोलैबोरेट होकर के ये कार्य करते हैं। तीसरा है मेलों में प्रतिरोधक टीके लगाना। मेलों से तात्पर्य यहाँ पे क्या है? मेलों में आप वो मेला ना समझें, दशहरे वाला मेला कि रावण जलने जा रहा है और वहाँ लोगों को पकड़-पकड़ के टीके लगा रहे हैं, आप ऐसा ना समझें। मेलों से तात्पर्य होता है यहाँ पे कैंप्स में, ठीक है ना? कैंप्स में जो है वो क्या करें, कैंप्स लगाते हैं जगह-जगह पे जो है, स्थानीय जगहों पे जहाँ पे लोग जो है टीका लगवाने के लिए नहीं पहुँच पाते हैं, स्वास्थ्य संस्थानों पे नहीं पहुँच पाते हैं, जगहों पे नहीं पहुँच पाते हैं, हॉस्पिटल्स पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे स्थानों पे एक जगह कहीं पे कैंप लगता है और उस कैंप में जो आस-पास के लोग हैं वो सभी आ जाते हैं और वहाँ पे टीके लगाते हैं। जैसे कि कोविड कार्यक्रम हमारा चल रहा है, कोविड का जो टीकाकरण चल रहा है, वो क्या है मेलों में प्रतिरोधक जो टीके हैं, जो प्रतिरोधक टीके हैं, वो टीके जो है वो लगा रहे हैं, छोटी-छोटी जगहों पे जो है वो कैंप्स बनाए जाते हैं और उन कैंप्स में आकर के लोग क्या करते हैं, टीके लगवा हालाँकि कोविड टीकाकरण की यदि हम लोग बात करते हैं, तो कोविड टीकाकरण जो है आजकल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यदि हम लोग गाँव की बात करें तो और यदि शहरों की बात करें तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से लगाए जा रहे हैं। लेकिन छोटी-बड़ी जगहों पे कई जगहों पे कई बार जो है इस तरीके से नगर पालिका भी जो है वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है और तो
जगह-जगह पे कैंप लगा करके स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी होते हैं या स्वास्थ्य विभाग से जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं और जगह-जगह पे जो है वो टीके लगवाने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से नगर पालिका का कार्य है, तो नगर पालिका का कार्य कूड़ा-करकट का निस्तारण करना भी होता है, सफाई से संक्रामक रोगों की रोकथाम भी होता है, मेलों में प्रतिरोधक टीके लगाना भी होता है। तो इस प्रकार से यदि तीनों सही है तो उपरोक्त सभी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, देखें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जा रही है यहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। कहाँ पे होता है बताएंगे आप? प्रत्येक गांव में होता है, प्रत्येक जिले में होता है, प्रत्येक ब्लॉक में होता है या उपरोक्त सभी स्थानों पर होता है? बताएं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहाँ पे होता है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर की यदि हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है प्रत्येक ब्लॉक में जो है वो बनाए गए हैं, प्रत्येक ब्लॉक में होता है, यानी कि जो प्रखंड होता है, प्रखंड के अंतर्गत, ब्लॉक्स के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को बनाते हैं। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है बेसिकली यहाँ पे सामान्य रोगों का जो है वो क्या किया जाता है, रोगियों को जो है वो देखा जाता है, जो सामान्य रोग से जो है वो पीड़ित रोगी होते हैं, सामान्य रोगियों को देखा जाता है, ठीक है, रोगियों को देखा जाता है। यदि ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति है या कोई रोगी है जिसको रोग जो है वो कुछ अलग तरीके का है या विशिष्ट प्रकार का है, तो ऐसे रोगी को जो है यही प्रत्येक ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो राजकीय अस्पताल होता है वहां पे रेफर कर देता है। कहाँ पे रेफर कर देता है? राजकीय अस्पताल, जो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बताए थे वहां के अस्पतालों में जो है वो रेफर कर देता है। लेकिन सामान्य बीमारियां जो होती हैं, सामान्य बीमारियों के लिए जो गांव के लोग हैं वो अपने इस अस्पताल में, जो कि ब्लॉक के अंतर्गत जो है, ब्लॉक प्रत्येक ब्लॉक में एक होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जा करके वहां पे डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। जो दवाइयां हैं, जो सामान्य बीमारियों से संबंधित जो दवाइयां हैं वो भी वहां पे मुफ्त मिलती हैं, वो भी ले सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। यदि बीमारी बहुत जटिल होती है, समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वाले मरीज को जो है राजकीय अस्पताल के लिए रेफर कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगले प्रश्न पे आते हैं। उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है, कहाँ पे स्थापित किया जाता है? उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। पहले हमने क्या किया था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात की थी, अब जो है उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जा रही है। वो कहाँ स्थापित किया जाता है? केवल एक गांव के लोगों के लिए, कि सिंगल जो है जो गांव है उसी गांव में स्थापित हो और उसी गांव के लोग क्या हो, उससे लाभान्वित हो। दूसरा, समीपस्थ गांव के लोगों के लिए, यानी कि आसपास के जो गांव के लोग हैं उनके लिए वो स्थापित किया जाए। तीसरा है किसी संख्या पर आधारित क्षेत्र के लिए, यानी कि एक निर्धारित संख्या बांध दी गई, उस संख्या पर आधारित कहीं एक जगह पे जो है हमने इस सेंटर को स्थापित कर लिया और उस सेंटर के इर्द गिर्द उस संख्या तक जितने भी गांव हैं, फिर चाहे 3 गांव में वो संख्या हो, फिर 5 गांव में संख्या हो, या एक ही गांव की संख्या, जनसंख्या उतनी ही क्यों ना हो, तो संख्या के आधार पर जो है हम उस क्षेत्र में स्थापित करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। बताएं, आप क्विकली आंसर करें। उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है। देखें, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं, कहाँ पे स्थापित किए जाते हैं? सबसे पहले आप ये जानें, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो है 5,000 आबादी वाले क्षेत्र में स्थापित किया जाता है, स्थापित किया जाता है ना, जो कि 5,000 लोगों के लिए ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है। इन 5,000 लोगों के लिए ही क्या होता है, उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी यानी कि रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन में पूछा गया था, उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है केवल एक गांव के लोगों के लिए,
ये सही नहीं होगा। एक गांव के लोगों के लिए उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो नहीं स्थापित किया जाता है। समीपस्थ गांव के लोगों के लिए यानी कि आसपास के गांवों के लिए ये जो है हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे हो सकता है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, तीसरे में हम लोग देखें तो विशेष संख्या पर आधारित क्षेत्र के लिए, विशेष संख्या पर आधारित क्षेत्र के लिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हमें, हमने विशेष संख्या बांध दी कि 5,000 आबादी वाले क्षेत्र, जहां पे इर्द गिर्द चाहे उसके अंदर जितने भी गांव आए, 10 गांव आए, 5 गांव आए, 6 गांव आए, तो उतने आबादी तक के लोगों के लिए जो है एक उप प्राथमिक केंद्र किसी भी एक गांव में स्थापित किया जाता है। लेकिन वो जो स्थापित किया जाता है वो केवल उसी गांव के लिए नहीं होता है, या उसके संबंधित हम ये नहीं बांट सकते हैं कि इससे 5 गांव के, नहीं, कहीं पे भी ऐसा हो सकता है कि किसी गांव में जहां पे स्थापित किया गया हो उस गांव के अंतर्गत 2 और गांव आते हों, कहीं पे स्थापित किया गया हो तो 5,000 चूंकि संख्या की हम बात करें तो हो सकता है आगे के 10 गांवों को मिलाकर के 5,000 जनसंख्या होती हो। तो कुल मिलाकर ये क्या हो गया, ये विशेष संख्या पर आधारित क्षेत्र के लिए जो है वो स्थापित किया जाता है। तो उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाता है विशेष संख्या पर आधारित क्षेत्र के लिए, जो कि कितना है, 5,000 है, आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट, जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाती है। जो जन स्वास्थ्य रक्षक होता है उसकी नियुक्ति हम करते हैं, कैसे करते हैं या किस पर्पस से करते हैं, 500 आबादी वाले गांव में, यानी कि ऐसे गांव में हम जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति करते हैं जहां पे जनसंख्या, वहां के लोगों की आबादी जो है वो कितनी हो, 500 हो। 1,000 आबादी वाले गांव में जहां की आबादी 1,000 हो, 2,000 आबादी वाले गांव में, या 5,000 आबादी वाले गांव में। क्विकली आंसर करें आप, तुरंत आंसर करें। जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाती है, कहां पे की जाती है, किस हिसाब से की जाती है? देखिए, जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाती है किस हिसाब से की जाती है, तो 1,000 आबादी वाले क्षेत्रों में, ठीक है, 1,000 आबादी वाले क्षेत्र में एक जन स्वास्थ्य रक्षक की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, जो स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य के संबंध में लोगों तक जानकारी पहुंचाता है, ठीक है, लोगों तक जानकारी पहुंचाता है। इसके साथ ही साथ परिवार नियोजन के संबंध में, परिवार नियोजन के संबंध में लोगों को क्या करता है, जानकारी देता है। और साथ ही साथ कोई कुछ ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो है अस्वस्थ होता है, तो कुछ छोटा मोटा जो इलाज होता है वो क्या करता है, वो स्वयं ही जो है उसको कर देता है। मान लीजिए किसी को चोट लगी है तो पट्टी करनी है, रुई पट्टी जो है वो आराम से कर लेता है। किसी को बुखार आ गया है तो नॉर्मल पैरासिटामोल जो है यदि दे करके तुरंत बुखार ठीक हो सकता है तो वो कर लेता है। किसी को थोड़ी सर्दी जुकाम हुई है तो थोड़ा सा प्रेस्क्रिप्शन दे करके, कुछ मेडिसिन दे करके वो ठीक कर लेता है। तो छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो है वो कुछ रोग या कुछ ऐसे होते हैं तो उनको जो है ये क्या करता है, जन स्वास्थ्य रक्षक ही जो है वो हैंडल कर लेता है उस लेवल पे। तो 1,000 आबादी वाले क्षेत्र में जन स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाती है, जिसका कार्य होता है स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को ज्ञान देना, यानी कि लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, किन किन चीजों से बचना चाहिए, क्या क्या चीजें अपनाना चाहिए, इन सब चीजों का वो विस्तारण करता है। परिवार नियोजन के संबंध में जो भी जानकारी है लोगों से साझा करता है। परिवार नियोजन से संबंधित जो उपाय हैं उनको भी जो है लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। और साथ ही साथ कोई छोटा मोटा यदि इलाज किसी व्यक्ति को जरूरत होती है तो ये जन स्वास्थ्य रक्षक जो है वो उनको प्रोवाइड कर सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितने आबादी वाले क्षेत्र में किया जाता है? उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितने आबादी वाले क्षेत्र में किया जाता है? 2,000, 5,000, 10,000 या 1,500? बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस प्रश्न का उत्तर शायद पहले वाले प्रश्नों में हम लोगों ने कर लिया था। उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की बात की जा रही है, कितने आबादी वाले क्षेत्र में जो है वो किया जाता है। तो आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था, 5,000 आबादी वाले जो क्षेत्र होते हैं, 5,000 की आबादी वाले क्षेत्र में एक उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होते हैं, स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। बालवाड़ी में बच्चों को सिखाया जाता है, जो बाल
बालवाड़ी होती है, बालवाड़ी में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? पहला, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का कार्य, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले बच्चों को जितनी चीज़ें सीखनी चाहिए, तो उस सीख को जो है शिक्षा में तब्दील करके यानी शैक्षणिक रूप से जो है उनको सिखाना। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी आदतें कि बच्चे भी किस तरीके से स्वस्थ रह सकेंगे, उनकी जो है वो आदतें स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही, जो उनकी छोटी अवस्था है, उस अवस्था से ही जो उनको सिखाया जाए। तीसरा, उपरोक्त दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तुरंत आंसर करें, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। देखिए, बालवाड़ी में बच्चों को सिखाया जाता है, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से जो है वो क्या होती है, प्राइमरी की जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, यानी कि प्राथमिक शिक्षा होती है, उससे पहले बच्चों को बैठना, खाना खाना, हाथ धोना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, बैठ कर के लिखना, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, सर्कल, हाफ सर्कल, ये जो सिखाया जाता है, ये क्या होता है, प्राथमिक शिक्षा से पहले ही बच्चों को सिखा दिया जाता है, ठीक है? प्राथमिक शिक्षा से पहले ही बच्चों को सिखा दिया जाता है। तो बालवाड़ी में जो भी बच्चे जाते हैं, ठीक है? बालवाड़ी में जो भी बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को जो है इस तरीके के शिक्षण का कार्य जो है वो कराया जाता है। और जो बालवाड़ी को सँभालने वाली महिलाएँ होती हैं, वो कौन होती हैं? जो आंगनबाड़ी के लिए कार्य करती हैं। वो बालवाड़ी में जो है इस तरीके का ज्ञान बच्चों को देती हैं। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी आदतें। स्वास्थ्य संबंधी आदतों में क्या है? खाने से पहले हाथ धो कर के आओ, ठीक है? खाने से पहले रेगुलर हाथ धोना, देन खाने के बाद अच्छे से हाथ धोना, मुँह में थोड़ा-सा कुल्ला करना, देन उसके बाद जो है मुँह को अच्छे से पोंछना, जहाँ पे बैठ रहे हैं वहाँ पे झाड़ करके बैठें, बैग है, चाहे यूनिफ़ॉर्म है, कुछ भी है, अच्छे तरीके से पहनें। जो खाना खा रहे हैं, यदि जूठा गिर गया है, तो खाने के बाद जो है उसको प्लेट में उठाएँ या अलग से उठा करके वो उसको वहाँ पे जगह को भी साफ करें। केवल अपनी सफाई नहीं, अपितु अपने आस-पास के स्थान की सफाई भी वो सुनिश्चित रखें। तो स्वास्थ्य से संबंधित आदतें भी जो है उन छोटे बच्चों को जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके सिखाया जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, उपरोक्त दोनों क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, केंद्रीय शासन की सहायता से स्वास्थ्य से संबंधित गाँव में चलने वाली योजना कौन-सी है? केंद्रीय शासन की सहायता से, यानी कि सेंट्रल मिनिस्ट्री जो है, उसकी सहायता से गाँव में कौन-सी योजनाएँ जो है वो चल रही हैं? ऑप्शन है आपके पास आंगनबाड़ी, दूसरा है बालवाड़ी, तीसरा है बालाहार और चौथा है उपरोक्त सभी। तुरंत आंसर करें आप, तुरंत आंसर करें। केंद्रीय शासन की सहायता से स्वास्थ्य से संबंधित गाँव में चलने वाली योजना कौन-सी है? बताएँ आप। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, बालाहार, उपरोक्त सभी। देखें, केंद्रीय शासन की सहायता से स्वास्थ्य से संबंधित गाँव में चलने वाली योजना कौन-सी है? आंगनबाड़ी है। आंगनबाड़ी की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो गाँव की स्थानीय महिलाएँ हैं, गाँव की स्थानीय महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है? आंगनबाड़ी को कौन चलाता है? जिस गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, उसी गाँव की जो है कुछ महिलाएँ होती हैं, उन्हीं को जो है इस कार्य के लिए क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है और वो ही इस तरीके का कार्य करती हैं। तो आंगनबाड़ी जो है वो चलती है। आंगनबाड़ी की जो महिलाएँ होती हैं, वही क्या करती हैं? बालवाड़ी भी चलाती हैं, ठीक है? आंगनबाड़ी के अंदर जो आंगनबाड़ी का कार्य करती हैं, जो महिलाएँ यहाँ पे जो है वो पोस्टेड हैं, यानी कि जिनको नियुक्त किया गया है, वो ही महिलाएँ क्या करती हैं? बालवाड़ी चलाती हैं, जिसमें बच्चों को जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित तथा स्वास्थ्य से संबंधित आदतों में का विकास करना सिखाया जाता है। तो ये कौन सिखाती हैं? ये जो यहाँ पे नियुक्त की गई महिलाएँ हैं, वो ही ये कार्य करती हैं। नेक्स्ट, बालाहार की बात करते हैं, तो बालवाड़ी के अंदर जो बच्चे आते हैं, बालवाड़ी के अंतर्गत जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते हैं पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए, उनको निर्धारित समय से दूध देना, आजकल दूध बहुत कॉमन हो गया है, देन उनके खाने की व्यवस्था करना, पोषाहार देना, ये सब कार्यक्रम जो है वो बालाहार के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ कई जगहों पे इस प्रकार की योजनाएँ भी देखी गई हैं कि जो बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुँच पा रहे, जैसे अभी कोविड काल चल रहा है, ठीक है ना? कोविड के दौर में सारे विद्यालय जो है वो क्या हैं? बंद हैं। भारत में अधिकांश जगहों पे, अधिकांश क्या सभी जगहों में आप देखेंगे तो विद्यालय क्या हैं? बंद हैं। प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल की हम लोग बात करें, इनफैक्ट स्कूल की ही पूरी बात करें,
तो स्कूल तो पूर्णतः बंद किए गए हैं क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अभी किसी तरीके की वैक्सीन नहीं आई है। तो आज जो विद्यालय बंद हैं, जो बच्चे बालवाड़ी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, उन बच्चों को ये आंगनबाड़ी की महिलाएँ उनके निवास स्थान पे जाकर के उनके पेरेंट्स को जो है वो क्या कर रही हैं, ये बालाहार प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे घी है, दूध है, कभी चने की दाल दिया, कभी नमकीन दलिया दिया, कभी मीठा दलिया दिया। तो इस तरीके से जो ये बालाहार के लिए जो खाद्य तत्व या जो भोज्य तत्व जो है बच्चों के लिए आ रहे हैं, ये क्या करती हैं आंगनबाड़ी की महिलाएँ आजकल जो है घरों में जाकर के बच्चों के पेरेंट्स को देती हैं। ये बात और है कि घर में आने के बाद बच्चा खाता है या नहीं खाता है, वो दैट्स अ पार्ट, बट सरकार अपनी तरफ से अपने ये कार्यक्रम जो है वो कर रही है। अब इनमें से कई जगहों पे हो सकता है नहीं भी पहुँचाते हों क्योंकि 10 तरह के लोग जो है इस दुनिया में पड़े हुए हैं। कोई जो है अपने नियम कानून को बहुत अच्छे से फ़ॉलो करता है और कई ये सोचते हैं कि संस्थान पे आया है तो हम घर-घर जाके क्यों पहुँचाओ, अपने घर में ही सारा ले लो, हमारा साल भर का जो है दलिया का खर्चा निकल गया, घी का खर्चा निकल गया, दूध का खर्चा तो सब तरीके के लोग होते हैं। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक सुना है, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि मैं बात करूँ, बहुत सारी जगहों पे मैं गई, विज़िट किया, इतने सारे रिश्तेदार मेरे रहते हैं, मेरा अपना खुद का घर है। जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके लिए बालाहार घर पे ही आ रहा है। घर पे ही क्या हो रहा है? आ रहा है। सरकार जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, अवेयरनेस बहुत अच्छी है और ये आ रहा है, तो इस आने का कारण जो है ये आंगनबाड़ी की सक्रिय महिलाएँ हैं। ठीक है? आने का कारण आंगनबाड़ी की सक्रिय महिलाएँ हैं। यदि ये सक्रिय नहीं होती, यदि अपने घरों में बैठ जाती या आंगनबाड़ी जो केंद्र है, केंद्र को जो संचालित करने वाले लोग हैं, वो केंद्र ही यदि आगे क्रियान्वित नहीं करता है इसको, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? राशन-पानी तो आ ही रहा है ना लोगों के लिए। तो बहुत सारी जगहों पे लोग नहीं भी आगे पहुँचाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सक्रिय भी हैं एंड ऐसी सक्रियता को हमें सलाम करना चाहिए और एप्रिसिएशन बनता है जो अच्छा कार्य करते हैं। तो केंद्रीय शासन की सहायता से स्वास्थ्य से संबंधित गाँवों में चलने वाली योजना है, आंगनबाड़ी भी है, बालवाड़ी भी है और बालाहार भी है। उपरोक्त सभी जो है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। चल चिकित्सालय में नियुक्ति की जाती है। जो चल चिकित्सालय होते हैं, चल चिकित्सालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी जो है आजकल ट्रेंड में है, ठीक है? चल चिकित्सालय क्या होते हैं? पर्टिकुलरली एक जो है वैन की तरह या बस है या किसी भी ऐसे जो है व्हीकल को क्या किया जाता है, एक चिकित्सालय का रूप दिया जाता है, एक मिनी हॉस्पिटल का रूप दिया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन होता है, स्ट्रेचर होता है, दवाइयाँ होती हैं, एक डॉक्टर होता है, एक नर्स होती है, एक कंपाउंडर होता है। ये लोग क्या होते हैं कि उस चल चिकित्सालय को जो है आज यहाँ पे लगाते हैं, कल फिर ले जाके उस गाँव में लगाते हैं, परसों उस गाँव में लगाते हैं। तो चल चिकित्सालय का कॉन्सेप्ट जो है आजकल बहुत अच्छा जो है वो विकसित हो चुका है और यदि हम लोग बात करें अपने उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कई जगहों में जो है इस तरीके की योजनाएँ चल रही हैं। चल चिकित्सालय प्रयोग में लिए जा रहे हैं। अभी बीते 3 महीने पहले जो है माननीय मनोज सिन्हा जी ने डिलक्स बसें जो बड़ी वाली बसेज़ होती हैं, जो एसी बसेज़ होती हैं, डिलक्स बसों के अंदर जो है चल चिकित्सालय की पूरी व्यवस्था करा करके जो है पूर्वांचल में भेजा, जो कि इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है वो कार्य हैं जो जो लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं, जैसे ये चल चिकित्सालय जो है वो बहुत ज़्यादा अभी बीच में प्रयोग में लिए गए थे। लोगों को मास्क वितरित करना, सैनिटाइज़र वितरित करना लोगों को जो है छोटी-मोटी जो दवाइयाँ हैं जैसे कोविड किट होती है या सर्दी-ज़ुकाम हो रहा है तो नॉर्मल सी जो दवाइयाँ होती हैं वो। तो इन सब चीज़ों का या जैसे आजकल जो है यदि आप कोविड पॉज़िटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, तो कुछ ऐसे जो है जैसे पीसीआर टेस्ट करना है तो उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, वो भी जो है उस वैन के अंदर होती हैं और डॉक्टर क्या करते हैं वहाँ पे उस से जो है लोगों का जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये जो है चल चिकित्सालय के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो इसमें नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? डॉक्टर की, जैसा कि मैंने आपको बोला था, डॉक्टर जो है उसमें होता है। चल चिकित्सालय के अंदर एक डॉक्टर कम से कम होता है। वैसे एक ही डॉक्टर होता है, कम से कम नहीं, एक ही डॉक्टर वहाँ पे होता है। कंपाउंडर भी जो है वो एक होता है। एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और नर्स जो है वो 1 या 2 हो सकती हैं, ठीक है? नर्स 1 या 2 हो सकती हैं। तो चल चिकित्सालय में नियुक्ति की जाती है, डॉक्टर की भी करते हैं, कंपाउंडर की भी करते हैं और नर्स की भी करते हैं। उपरोक्त सभी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब की गई? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को याद होगा, बहुत सारी जगहों पे ये प्रश्न आ चुके हैं। 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। क्विकली आंसर कीजिए, 2 मिनट के अंदर, सॉरी 2 सेकंड के अंदर आप आंसर करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल सन 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई। बहुत इजी क्वेश्चन है, फैक्ट आधारित क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कब की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 7 अप्रैल सन 1948। जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जिसका मुख्यालय, जब ये 7 अप्रैल 1948 को यहाँ पे स्थापना की गई तो इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में बनाया गया। ये भी तथ्य आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। WHO का कार्य है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका कार्य क्या है? राष्ट्रों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देना, यानी कि अलग अलग जो राष्ट्र हैं जो उसके अंतर्गत आते हैं, हर वो राष्ट्र के लिए क्या करे, जो चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करना। दूसरा है चिकित्सा संबंधी आंकड़ा और सूचना एकत्रित करना, यानी कि जो हेल्थ से संबंधित या ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है या जो भी डेटाज होते हैं, यानी कि कहाँ पे किस रोग का संक्रमण है, संक्रमण से कितने लोग संक्रमित हुए, संक्रमित होने के बाद क्या उपचार किया जा सकता है, क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। जैसे कोविड के सेंस में आजकल आप देखते हैं, हम लोग WHO की रिपोर्ट खूब बखूबी देखते हैं, बखूबी पढ़ते हैं। WHO तुरंत जो है रिपोर्ट जारी कर देता है कि ऐसा जो है अमेरिका में हो रहा है, ऐसा इंग्लैंड में हो रहा है, भारत में ऐसे हो रहा है, तो ऐसे करना चाहिए। ठीक है, तो रिपोर्ट के बेसिस पे क्या करता है, वो आंकड़ों को और सूचनाओं को, दोनों तरीकों को क्या करता है, मैनेज करने की कोशिश करता है स्वास्थ्य के संबंध में और चिकित्सा के संदर्भ में। और अगर ये दोनों हैं तो उपरोक्त दोनों, और नहीं है तो कोई भी नहीं। तो यदि हम इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं, WHO के कार्य की हम लोग बात करते हैं, तो राष्ट्रों को चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्रदान करना, ये इसका कार्य होता है, क्योंकि किसी एक राष्ट्र के अंतर्गत ये नहीं है। नाम ही है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिसके अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्र शामिल हैं। तो उन राष्ट्रों को, यानी कि जहां पे जिस राष्ट्र को रिक्वायर्ड है, उस राष्ट्र को चिकित्सा से संबंधित सुविधाएं, जो सर्विसेज हैं, वो मुहैया कराना WHO का कार्य होता है। दूसरा, चिकित्सा संबंधी आंकड़ा, यानी हेल्थ से संबंधित जो भी डेटाज है, जो आंकड़े हैं, उनको एकत्रित करना, और जो चिकित्सा से संबंधित सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, उनको लोगों तक विस्तारित करना। ठीक है, तो चिकित्सा से संबंधित जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करना, और आंकड़ों को एकत्रित करके उससे संबंधित जो सूचना होती है लोगों तक विस्तारित करना, ये भी क्या होता है, WHO का कार्य होता है। तो ये दोनों क्या है, सी ऑप्शन इन दोनों के बीच में क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त दोनों जो है WHO के कार्य होते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। WHO ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्व को कितने भागों में बांटा है? WHO ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से विश्व को कितने भागों में बांटा है? 4, 5, 6 या 8? तो देखें, WHO ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व को कितने भागों में बांटा है? विश्व को 6 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पूर्वी एशियान देश, अमेरिका, यूरोप, सॉरी ये दक्षिणी पूर्वी होगा, है ना, दक्षिणी पूर्वी एशियान देश, अमेरिका, यूरोप, पूर्वी भूमध्य मुस्लिम देश, पश्चिमी पैसिफिक देश, और छठवां है अफ्रीका। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशियान देश, अमेरिका, यूरोप, पूर्वी भूमध्य मुस्लिम देश, पश्चिमी पैसिफिक देश और अफ्रीका। इन 6 प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व को क्या किया गया है, इन 6 भागों में WHO के अनुसार जो है बांटा गया है।
डब्ल्यूएचओ ने प्रशासकीय दृष्टिकोण से विश्व को जो है इन 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। और यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत जो है दक्षिणी पूर्वी एशियान देशों में शामिल है। ठीक है ना, भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत दक्षिणी पूर्वी एशियान देश में सम्मिलित है। नेक्स्ट आए अगले प्रश्न पे। डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्वी एशियान देश में शामिल नहीं है। डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्वी एशियन देश में शामिल नहीं है, जो हमने अभी पहले ही बोला था, जिसमें मैंने आपको भारत की बात की थी, जो दक्षिणी पूर्वी एशियान देश है इसके अंदर जो है वो शामिल नहीं है। भारत एवं श्रीलंका की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका क्या है, इसमें शामिल है, इसमें शामिल है। दूसरा, थाईलैंड एवं इंडोनेशिया की बात करते हैं तो एशियान देशों में जो है ये भी शामिल है। तीसरा, पाकिस्तान एवं अलेक्जेंड्रिया की हम लोग बात करते हैं तो पाकिस्तान एवं अलेक्जेंड्रिया जो है इसमें शामिल नहीं है। ये किसमें शामिल है? पूर्वी भूमध्य रेखी मुस्लिम देश में ये शामिल है, मुस्लिम देश में जो है ये क्या है, शामिल है। और अगेन अफगानिस्तान एवं म्यांमार की बात करते हैं तो ये भी जो है एशियान देश में क्या है, शामिल है। तो क्वेश्चन पूछा गया है डब्ल्यूएचओ के दक्षिणी पूर्वी एशियान देश में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान और अलेक्जेंड्रिया शामिल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखीय मुस्लिम देश वाले भाग का जो है पार्ट है, एशियान देश का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना की गई। यूनिसेफ की जो स्थापना है वो किस उद्देश्य के साथ या किसके लिए की गई? नंबर 1 बालकों के कल्याण के लिए, नंबर 2 माताओं के कल्याण के लिए, नंबर 3 उपरोक्त दोनों, और नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। बताएं आप। देखिए, यूनिसेफ की यदि हम लोग बात करते हैं तो पहले भी जो है मैंने पहले के प्रश्नोत्तरी में भी इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ये क्या होता है? यूनिसेफ, है ना। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना सन 1946 में हुई। और क्यों हुई, किस लिए की गई? तो बालकों के कल्याण के लिए, जो बच्चे हैं बेसिकली बच्चों के कल्याण के मद्देनजर यूनिसेफ की स्थापना। देखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड नाम ही यदि आप देखेंगे, यूनिसेफ जिसे हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है? बच्चों के कल्याण के उद्देश्य जो है इसके लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा, माताओं के कल्याण के लिए, तो जहां बच्चों के कल्याण की हम लोग बातें करते हैं वहां पे माताओं का कल्याण भी जो है इनडायरेक्टली जुड़ता है। तो बच्चों के कल्याण के लिए और माताओं के कल्याण के लिए, इन दोनों कल्याणों के मद्देनजर यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में क्या की गई थी? की गई थी। तो आंसर जो है सी क्या होगा इस प्रश्न के लिए? करेक्ट आंसर होगा यूनिसेफ की स्थापना की गई बालकों के कल्याण के लिए भी और माताओं के कल्याण के लिए भी। अगले प्रश्न पे आते हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई, कब हुई? रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई 1910 में, 1920 में, 1940 में और 1950 में। बताएं क्विकली, 2 सेकंड में आंसर दें। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई 1910 में, 1920 में, 1940 में और 1950 में। कब हुई? देखें, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है सन 1920 में हुई। और आज यदि हम लोग बात करते हैं वर्तमान में भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत में लगभग इसकी 400 शाखाएं हैं। और रेड क्रॉस सोसाइटी की यदि हम लोग बात करें तो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो किसके लिए कार्य करती है? भूखमरी, अकाल, देश में विपत्ति, घायलों की सेवा, युद्ध में लोगों की सेवा, यानी युद्ध में जो लोग घायल हो जाते हैं उनकी सेवा। इन सब कार्यों को जो है वो करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए या रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है वो हुई है। ठीक है, भारत में जैसे अकाल है, कोई महामारी आती है और कोई
युद्ध होता है उसमें जो लोग घायल होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये क्या होती है, रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उनके लिए जो है वो कार्य करती है। इसकी स्थापना सन 1920 में की गई थी और आज वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो भारतवर्ष में लगभग 400 के करीब जो है रेड क्रॉस सोसाइटी की शाखाएं कार्य कर रही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। पूरे भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की लगभग कितनी शाखाएं काम कर रही है? तुरंत बताएं, तुरंत आंसर करें आप। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, पूरे भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की लगभग कितनी शाखाएं काम कर रही हैं? 200, 250, 400, 700? क्विकली 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 तुरंत आंसर करें, तुरंत। इसका आंसर हमने पहले ही क्वेश्चन में दे दिया है। लगभग 400 शाखाएं जो है पूरे भारतवर्ष में रेड क्रॉस सोसाइटी की जो है वो कार्य कर रही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1950 में कॉमनवेल्थ के लिए किस योजना का निर्माण किया गया? 1950 के अंदर जो कॉमनवेल्थ हुआ था, उस कॉमनवेल्थ में लोग जो है वो स्वस्थ रहें, किसी भी तरीके की स्वास्थ्य हानि किसी को ना हो, शारीरिक या मानसिक रूप से किसी भी तरीके से लोगों को क्षति ना पहुंचे, इन सब को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर कौन सी योजना को निर्मित किया गया था? ए है केयर, बी है कोलंबो योजना, सी है फोर्ड संस्था या डी है उपरोक्त सभी? तुरंत आंसर करें 2 सेकंड के अंदर। केयर, कोलंबो, फोर्ड संस्था या उपरोक्त सभी? देखिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कोलंबो योजना। सन 1950 में जो कॉमनवेल्थ हुआ, कॉमनवेल्थ के लिए जो है कोलंबो योजना का शुभारंभ किया गया था, या कोलंबो योजना जो है जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आरंभ किया गया था। नेक्स्ट है, जन स्वास्थ्य में बाधा है, यानी कि हम लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, सभी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनमें क्या बाधा है? नंबर 1 शिक्षा का अभाव, दूसरा है जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, तीसरा है स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता और चौथा है उपरोक्त सभी। क्विकली 2 सेकंड में आंसर करें। जन स्वास्थ्य में बाधा है, क्या बाधा है बताएं? बाधा कौन सी है? शिक्षा का अभाव बाधा है, जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि बाधा है, स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता बाधा है। अगर ये सभी है तो उपरोक्त सभी। क्या आंसर करेक्ट होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। जन स्वास्थ्य में बाधा है, यहाँ पे जो है हर्डल को पूछा जा रहा है। लोगों को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं लेकिन फिर भी लोग जो है वो स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है? किस तरीके के कार्य हैं या कौन सा ऐसा रीजन है, कौन से ऐसी क्रियाएं हो रही हैं जो कहीं ना कहीं उस स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए या लोगों को स्वस्थ रखने के उद्देश्य से जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो है वो बाधा उत्पन्न करी है? पहला है शिक्षा का अभाव। तो जी हाँ, शिक्षा का अभाव, जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है, शिक्षा के अभाव से तात्पर्य पढ़े लिखे वाली बात नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य के संबंध में शिक्षा की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, स्वास्थ्य के संबंध में हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो लोग जो है क्या है, शिक्षित नहीं है, शिक्षा का अभाव है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं है कि स्वच्छ जल कैसा होता है। शुद्ध हवा की हम बात करें तो शुद्ध हवा की क्यों बात कर रहे हैं? हवा में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक हैं। तो हमें किनके लिए किस तरीके से प्रयास करना चाहिए ग्रहण करने के लिए, और हमें किनको जो है शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सभी कहीं ना कहीं शिक्षा, जो व्यक्ति शिक्षित होते हैं उनको जो है इस तरीके की जानकारी होती है और वो इस तरीके के कार्य कर पाते हैं। तो शिक्षा के अभाव में हम क्या करते हैं, ये कार्य नहीं कर पाते हैं। जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित भी नहीं हैं, जिनको जो है इस तथ्य का, इस पहलू का या इस विषय का ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि उनको ज्ञान दिया जाता है, चाहे कोई व्यक्ति उनको ज्ञान दे, चाहे कोई पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति जिसकी उस कार्य के लिए नियुक्ति ही की गई है वो ही उसको ज्ञान दे, या फिर हम किसी अन्य तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें लेकिन उसका इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होता हो, उसको लगता हो यार ये सब क्या है, बस मुझे तो खाने से मतलब है, अब खाना कैसा भी हो मिल जाए, मैं क्या जानूं कौन सा हेल्दी फूड होता है, मुझे तो वस्त्र पहनने हैं कैसे भी पहन लूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन से डिटर्जेंट में धोया जाता है, कौन से पानी में धोया जाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है इस तरीके के कार्यों में। तो जन स्वास्थ्य के प्रति उनके अंदर अरुचि होती है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है दूसरे कैसे हैं, तीसरे कैसे हैं, चौथे कैसे हैं, मेरे घर से जो है वो गंदा पानी जो है वो सड़क पे बहेगा। तो ऐसे लोग ये लोग होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग क्या होते हैं, ये लोग होते हैं जिनको जन स्वास्थ्य के प्रति अरुचि होती है, उनको इंटरेस्ट उनमें नहीं होता है। अपने घर का गंदा पानी बाहर निकल गया, दैट्स इट।
अब बाहर जो है पानी जा करके किसको क्या-क्या प्रभावित कर रहा है, उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सड़क पूरी गीली रहेगी, उसपे बिल्कुल लबलब लबलब दलदल बन जाएगा। घर के बाहर वो खुद घर के बाहर निकलते हैं, खुद घर के बाहर निकलेंगे, उस दलदल में 4 ईंट रखेंगे, फिर 4 ईंट रखेंगे, 4 ईंट रखेंगे, खुद क्रॉस करके जाएँगे, लेकिन उनका कॉमन सेंस, उनका दिमाग ये काम नहीं करेगा कि ये उनके ही घर से तो बह के आ रहा है, तो एक प्रॉपर नाली तो बनवा दें, नहीं बनवाएँगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो है इस तरीके की रुचि नहीं होती है। तो कहीं न कहीं इस तरीके की अरुचि जो है वो क्या होती है? जन स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न करती है। तीसरा, स्वास्थ्य संगठनों में निष्क्रियता। स्वास्थ्य संगठन तो बहुत सारे हैं। स्वास्थ्य संगठन सरकारी, निजी और बहुत सारे एनजीओ भी जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे जो है वो संस्थान क्या हैं, आज अगर आप रजिस्ट्रेशन खोल के देखें, तो बहुत सारे स्वास्थ्य संगठन जो है आपको रजिस्टर्ड नज़र आएँगे, लेकिन वो कई बार क्या होते हैं, केवल पेपर्स में होते हैं। संस्थाएँ तो खूब हैं, लेकिन संस्थाएँ क्या हैं, कागज़ों में हैं। हकीकत में ज़मीनी लेवल पे कार्य करने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, और जब वो निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, जब कार्य कर ही नहीं रही हैं, जिस पर्पज़ के लिए उनको बनाया गया है, जब उस पर्पज़ के अनुसार, उस उद्देश्य के अनुसार वो क्रियाशील ही नहीं है, निष्क्रिय पड़ी हुई हैं, तो कहीं न कहीं ये भी जन स्वास्थ्य के अंदर बाधा होती है। जैसा कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया था आंगनबाड़ी केंद्र का, यदि वहाँ की महिलाएँ जहाँ पे निष्क्रिय होंगी, वहाँ पे 100% कार्य नहीं हो रहा होगा। जहाँ सक्रिय होंगी, वहाँ पे पूरे तरीके से कार्य हो रहा होगा। तो हर जगह ज़रूरी नहीं कि सक्रियता है लोगों की, नहीं। कई जगहों पे लोग निष्क्रिय भी पड़े होते हैं, तो कहीं न कहीं ये बाधा जो है वो बनती है। तो जन स्वास्थ्य में बाधा शिक्षा का अभाव भी है, जन स्वास्थ्य के प्रति बाधा जो है, जो उसके प्रति अरुचि लोगों की है, वो भी है, और जन स्वास्थ्य में बाधा जो है जो स्वास्थ्य संगठनों की निष्क्रियता है, वो भी है। तो उपरोक्त सभी जो है क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न में आते हैं। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? नंबर 1 है राष्ट्रीय मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम, दूसरा है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, तीसरा है परिवार नियोजन विधियां, और चौथा है उपरोक्त सभी। आंसर करें आप, 2 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर करें आप। भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? देखें, प्रश्न है भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो यहाँ पे कार्यक्रम जो है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम है। क्या है? राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। आप लोगों में से ज्यादातर लोग जो है परिवार नियोजन विधियों पे जाएंगे, जबकि राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की यदि हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत जो क्रियाएं होती हैं, उनमें से ये क्रियाओं में से एक है परिवार नियोजन की विधियों के बारे में लोगों को जानकारी देना या विधियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार नियोजन को जो है वो बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम परिवार नियोजन को स्थापित किया गया, जिसके अंदर परिवार नियोजन से संबंधित स्थायी तथा अस्थायी विधियों की जानकारी लोगों तक क्या की जा रही है, पहुंचाई जा रही है। ठीक है, परिवार नियोजन से संबंधित जो स्थायी विधियां हैं और जो अस्थायी विधियां हैं, इनके संबंध में जानकारी और आवश्यकता पड़ने पे इनसे संबंधित जो सुविधाएं हैं, जानकारी यानी कि सूचनाएं भी पहुंचाई जा रही है, इंफॉर्मेशन भी पहुंचाए जा रहे हैं, और उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो सुविधाएं हैं, कई प्राथमिक केंद्रों पे, कई जिला अस्पतालों में इस तरीके की सुविधाएं भी जो है वो क्या की जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। तो भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? कार्यक्रम है राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम। अगले प्रश्न पे आते हैं।
परिवार नियोजन की विधियों में निम्नलिखित में से कौन-सी अस्थायी विधि है? जैसा कि मैंने अभी पहले के ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि परिवार नियोजन से संबंधित 2 विधियों का जो है वो 2 विधियाँ जो है वो प्रचलित हैं, जिनमें स्थायी और अस्थायी विधियाँ हैं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अस्थायी विधि कौन-सी है? जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से अस्थायी विधि कौन-सी है? पुरुष नसबंदी, निरोध का प्रयोग, महिला नसबंदी या उपरोक्त सभी। 2 सेकंड के अंदर आप आंसर करेंगे क्विकली आंसर करें। परिवार नियोजन की विधियों में निम्नलिखित में से कौन-सी अस्थायी विधि है? टेम्परेरी मेथोडोलॉजी जो होता है, टेम्परेरी मेथड जो है, वो कौन-सी है बताएँ? देखिए, पुरुष नसबंदी की यदि हम लोग बात करते हैं, तो पुरुष की यदि नसबंदी कर लेते हैं, तो ये क्या हो गई? स्थायी हो गई। ये लाइफ लॉन्ग जो है उसके साथ ही रहेगा। ये क्या हो गई? ये स्थायी हो गई। है ना? ये स्थायी हो गई। ये जो है उसके साथ हमेशा रहेगा। निरोध के प्रयोग की बात करते हैं, ये क्या होगी? ये अस्थायी होगी। ये क्या हो गई? अस्थायी हो गई। इच्छा है तो कर लिया, नहीं इच्छा है तो नहीं किया। ये क्या है? इसका प्रयोग जो है अस्थायी है, कभी भी हम कर सकते हैं। तीसरा है महिला नसबंदी। ये भी क्या हो गई? एक बार यदि हो गया, तो फिर ये हो ही जाता है। जो परिवार नियोजन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जनसंख्या नियंत्रण क्या हो गया? यहीं पे हो ही जाता है पूरे टाइम के लिए। तो पुरुष नसबंदी स्थायी क्योंकि नियंत्रित हो जाता है फॉर लाइफ लॉन्ग। महिला नसबंदी स्थायी क्योंकि यहाँ पे भी नियंत्रित हो गया फॉर लाइफ लॉन्ग। लेकिन निरोध के प्रयोग की बात करते हैं तो ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है। यानी कि जब आप इसका प्रयोग करें तब जो है वो सब चीजें नियंत्रित है, जब प्रयोग ना करें तो अनियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पे जो है परिवार नियोजन की विधियों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी विधि है? तो निरोध का प्रयोग। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आते हैं। भारत में डब्ल्यूएचओ का कार्यालय स्थित है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल प्रश्न है। सभी तुरंत जवाब देंगे 2 सेकंड के अंदर। भारत में डब्ल्यूएचओ का कार्यालय स्थित है, कहाँ पे है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में, चंडीगढ़ में। फटाफट बताएंगे आप 2 सेकंड के अंदर। आंसर करें आप। भारत में डब्ल्यूएचओ का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी सा आंसर है, इजी सा ऑप्शन है। क्या है? डब्ल्यूएचओ का कार्यालय भारत में जो है वो कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में है। डब्ल्यूएचओ का जो कार्यालय है जब स्थापित किया गया तो कहाँ बनाया गया था? याद रखेंगे, जेनेवा में। कहाँ बनाया गया था? जेनेवा में उसका कार्यालय। और जो भारत की हम लोग बात करते हैं तो भारत में इसका कार्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। दिल्ली में, इनफैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नई दिल्ली में इसका कार्यालय है। तो इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तरी में स्वास्थ्य, जन स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य संस्थाओं से संबंधित 25 क्वेश्चंस को हम लोगों ने लिया, उनको डिस्कस किया, उनको एक्सप्लेन किया। आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली यदि मैं टीजीटी की बात करूं तो विशेष महत्वपूर्ण है, और पीजीटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो देखे जाते हैं। पीजीटी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका अच्छा हो जाएगा, प्रश्न का प्रारूप जो है, प्रश्न का लेवल जो है थोड़ा सा अच्छा जा सकता है, लेकिन टीजीटी के हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन जो है सटीक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो आप इनको तैयार करेंगे, आगे की प्रश्नोत्तरी लेकर के फिर हम आगे आते रहेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। और आज एक बात और कहूंगी, जिन्होंने भी कोविड का टीका नहीं लगवाया है, आप तुरंत लगवाएं, जल्दी लगवाएं, अपना समय आने पे जरूर लगवाएं। बिल्कुल सेफ टीका है ये, किसी तरीके की कोई हानि आपको नहीं होगी। बाय।